आज हम आपको उस मंजिल की ओर ले चलते हैं जिसे सदियों तक अकेला समझकर छोड़ दिया गया। वो मंजिल है अपना मेवात। जी हाँ, आइए मेवात चलते हैं और सुनते हैं उस मंजिल की कहानी जो आज भी उम्मीद से जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मल्टीपल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं मिस्टर आबिद हुसैन आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेवात ऐसा, मेवात वैसा, मेवात में ये, मेवात में वो। मेवात पिछड़ा हुआ है, एशिया का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मेवात कहलाता है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा और ना ही किसी ने ये बताया कि दरअसल मेवात क्या शुरू से ही पिछड़ा हुआ इलाका था? क्या मेवात में शुरू से ही लोग अनपढ़ थे? आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक प्री प्लान मेवात को पिछड़ा इलाका घोषित करने में सरकारों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल से चला है। ये सिलसिला तब से चला है जब मेवात ने अपना एक वजूद हासिल किया। बात करते हैं हम जो मेवात के प्रथम शासक कहलाते हैं इतिहास के पन्नों के हिसाब से, राजा नाहर खान। वो एक ऐसे शासक थे कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि मेवात को कोई एक अलग से रियासत बना दिया, कोई आज़ाद रियासत बना दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, मेवात एक रियासत थी लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंडर में थी। यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे या बादशाह थे उनको टैक्स दिया जाता था टाइम पर, जैसा दिया जाता है। लेकिन मेवात में एक अजीबो गरीब जिद है जो यहाँ की मिट्टी में है, वो शुरू से ही है। वो जिद ना तो हथियार उठाने की है और ना ही तख्त पलटने की। वो जिद है झुककर भी पूरी तरह ना टूटने की। और यही जिद कारण बनी मेवात को पिछड़ापन बनाने में। अब ये जिद बुरी नहीं है, ये जिद हर एक इलाके में होनी चाहिए। बस दिक्कत ये है कि हमारी इस जिद को सरकार ने गलत तरीके से ले लिया। जो सल्तनतें थी वो हस्तक्षेप करती थी अपने जो भी उनके अधीन जो राज्य थे सब में। तो मेवात दिल्ली के बहुत नज़दीक पड़ता है, तो इस वजह से वो कोशिश करते थे कि यहाँ भी इंटरफेयर करें इंटरनल मामलों में। लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो बिल्कुल क्लियर मना करते थे कि भाई हम आपको टैक्स देंगे लेकिन आपकी कोई भी बात यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर जो भी नियम कानून जो भी बनाए जाएंगे वो सारे के सारे हमारे अपने रहेंगे। और इसी चीज़ से डरने के बाद क्या हुआ कि वो मेवात को ना कंट्रोल करना चाहते थे। अब उस वक्त क्या होता था कि एक मुस्लिम बादशाह किसी दूसरे मुस्लिम बादशाह या छोटे किसी, अब ये मैटर नहीं करता है कि वो बादशाह बड़ा होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, नहीं। अगर वो छोटा भी है तो एक मुस्लिम बादशाह दूसरे मुस्लिम बादशाह के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता था तो खलीफा को जवाब देना पड़ता था। इसी डर के कारण जो दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे वो डायरेक्ट मेवात के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे और बातों से मेवात को वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे। तो उनके पास एक लास्ट हथियार था, मेवात से जंग करके मेवात को हराना। तो जंग करने के लिए कोई बहाना भी होना चाहिए और ये साबित करना होगा कि जो मेवात के जो लोग हैं वास्तव में ही वो कसूरवार हैं। तो दिल्ली सल्तनत ने 13वीं सदी में सबसे पहले मेवात के ऊपर एक टैग लगाया
और वो टैग क्या लगा कि मेवात के लोग लुटेरे हैं, असभ्य हैं और ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं आज के दौर में कि 2011 में अमेरिका के ऊपर एक हमला होता है, 9/11 का हमला कहा जाता है उसे। तो उससे पहले आतंकवादियों के नाम लिए जाते थे, लेकिन जब वो 9/11 का जब वो हमला हुआ तो वहाँ पर उस दिन से आज तक अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी इंसान अगर कोई गलत करता है तो उसके नाम में इस्लाम आ जाता है आतंकवाद से, यानी इस्लाम नाम को आतंकवाद से जोड़ दिया गया, जैसा कि आप न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं आजकल। उसी टाइप से जैसे आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, उसी हिसाब से मेवात को बदनाम किया गया दिल्ली के शासकों द्वारा। और इसका रिजल्ट ये आया 10, 20, 50 साल बाद जब ये रिजल्ट आया तो लगभग 13वीं सदी में यानी 1260 के आसपास बलबन नाम का एक बादशाह था दिल्ली की सल्तनत में। उसने सबसे पहले मेवातियों पर हमला किया, सीधा हमला, और वो इतना खतरनाक हमला था, जो इतिहास पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि कितना खतरनाक था कि मेवात के लोगों को पेड़ों में लटकाया गया था, यानी उन्हें दफनाने भी नहीं दिया गया था, उनको पेड़ों में लटका दिया और पेड़ इतने काटे और इतने मेव कटे बेहिसाब। वहां से मेवात जो इलाका था ये डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया दिल्ली सल्तनत के, और चीजें चलती गई चलती गई चलती गई। अब क्योंकि हमारे खून में है हार नहीं मानना, तो मेवात फिर धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा। और इसी प्रोसेस में हसन खां मेवाती, जो आप सभी जानते हैं, वो शासक बने मेवात के। और 1526 ईस्वी में तो उनके खिलाफ जंग लड़ी, और जंग लड़ी और उसमें हार हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेवात फिर उसी फेज में आ गया अपने। और जो उसके ऊपर टैग लग चुका था लुटेरों का, गद्दारों का, उग्रवादी, ये सारे टैग उसके साथ साथ भी चल रहे थे। ऐसे ही करके अंग्रेज आए देश में और अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति हुई 1857 में। और उस क्रांति में मेवातियों ने भाग लिया। और भाग कैसे लिया कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो जो दिल्ली में जो रसद आती थी अंग्रेजों के लिए, देखो उनके लिए रसद आती थी क्योंकि उनके जो हेडक्वार्टर थे वो एक तो बंगाल में थे और एक थे मुंबई में। तो बंगाल से जो रसद आती थी वहाँ उसके रास्ते में तो हम पढ़ते नहीं थे, लेकिन जो मुंबई से जो रसद आती थी उसमें हम बीच में आते हैं, क्योंकि वो राजस्थान से होती हुई आती थी। और जब हम बीच में आते थे तो हम उनकी रसद वगैरह को डैमेज कर देते या छीन लेते थे। तो ये बहुत बड़ा झटका लगता था अंग्रेजों को। और जब ये झटका इतना ज़बरदस्त था तो उन्होंने क्या काम किया कि उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेवात को एक लॉलेस ट्रैक्ट जोन घोषित कर दिया। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा इलाका जहां पर कोई भी कानूनों की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं रहता है, यानी कोई कानूनों को नहीं मानता है, एक ऐसा इलाका, यानी आसान शब्दों में उग्रवादियों का इलाका घोषित कर दिया। और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत सारे कानून थोपे। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगले पार्ट में बताएंगे कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या कानून थोपे और आज़ादी के बाद से अब तक मेवात को दबाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं।